हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा है, जिसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो है 8th क्लास की एनसीईआरटी दोस्तों, हिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो क्लास 8th का जो है हिस्ट्री का है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, एनसीईआरटी का ये है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है कैसे, कब और कम। तो आज हम लोग इसका स्टडी करेंगे और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसका प्रश्न और उत्तर के बारे में हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू होती है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। पहला जो पॉइंट है इस चैप्टर का, कैसे, कब और कहाँ का, तो उसका पहला जो पॉइंट है वो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह अवधारणा यानी धारणा सही है? तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास जो है अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस प्रकार की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग वर्तमान और अतीत की बात करते हैं तो समय का जिक्र करने लगते हैं, तो हम पहले और बाद में जो है उसकी बात करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम ऐसा मान कर चलते हैं कि ये जो है मतलब शुरू से ही ऐसा हो रहा है हमारे बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय के लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो अब ये सब बातों को लेकर जो है अब सोच सकते हैं, सवाल इसका उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रही है। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो ऐतिहासिक सवाल है वो हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो समय को हम साल या महीने के पैमाने पर नहीं देख सकते। जब बहुत दिनों से वैसी प्रक्रिया जो चल रही है उसके बारे में अचानक कोई तारीख तय करना जो है वो वाकई गलत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, चाय के लिए जो है इसका जो स्वाद धीरे धीरे चढ़ा होगा, इसकी कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। तो जिस तरह चाय के बारे में अवधारणा थी, उसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। यह सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम एग्जैक्ट जो है वो तिथि हम नहीं बता सकते हैं। जो एक लंबे समय में जो घटनाएं घटती है तो उसकी एक अवधि को ही सिर्फ बता सकते हैं, उसकी एक तिथि को हम तय नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? तो इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो दोस्तों, तिथियों की जो महत्व क्या थी उसके बारे में हमें जवाब जो है मिल गया। ठीक है, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे तो उनका युद्ध जो है, उनका विवाह, बच्चे हुए, इस साल में कौन सी लड़ाई लड़ी, गद्दी पर कौन बैठा है, कौन बैठेगा, कब मरा, इस सब के बारे में जो है तारीखों से जोड़कर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पॉइंट, कौन सी तारीख है। तो कौन सी तारीखें जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे चलिए इसको पढ़ते हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन के से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? तो गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। ठीक है, इसलिए उसको हम टुकड़ों में या अध्यायों में बांट देते हैं। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, जो इतिहास जो हम पढ़ते आ रहे थे उनमें सिर्फ जो है ब्रिटिशर्स जो थे यूरोपीय, उनके बारे में ही भरे पड़े रहते थे। तो उसके जो है हम लोग आगे उसको जो तिथियों को महत्व दिया रहा था वो महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए तिथियां नई महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? ठीक है, ये हमारा अगला जो पॉइंट है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, याद रखिएगा दोस्तों, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक जो है किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है, अब इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, इसको भी हम लोगों ने जो है हाईलाइट कर दिया है। तो उन्होंने जो है इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने भी मान भी लिया। तो क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? दोस्तों, उसका मानना था कि इंडिया में 3 ही जो है 3 भागों में इसको बांटे, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। उसका कहना था, उसका मानना था कि हिंदू के शासनकाल में मुस्लिम को खतरा था और मुस्लिम के शासनकाल में हिंदू को खतरा था, और ब्रिटिश एक ऐसा जो है समय काल आया ब्रिटिशर्स का जिसमें हिंदू भी सुरक्षित थे, मुस्लिम भी सुरक्षित थे और यहाँ के लोगों को हम लोगों ने सभ्य बनाया। यहाँ के लोग अशिक्षित थे, ऐसा उसका मानना है। चलिए आगे हम लोग जिस तरह टॉपिक में बढ़ेंगे आगे हमें समझ में आएगी। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसका भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। तो हमें जो है कालखंडों को बांटने में यही जो है उसकी कोशिश होती है, समझ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। जेम्स मिल को लगता था, इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था।
ऐसा जेम्स मिल का मानना है। ठीक है दोस्तों, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता को राह पर ले जा सकता था। ये जेम्स मिल का मानना है कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। यानी यहाँ के लोग सभी नहीं थे, ये उसका मानना है। वाह! मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। सोचिए उसकी क्या सोच थी, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। सोचिए उसकी क्या मानसिकता रही होगी। ये वो इस तरह का जो है सुझाव देते थे कि अंग्रेजों को पूरे भारत के भूभाग पर कब्जा कर लेनी चाहिए और भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यह उसकी गलतफहमी थी। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, ये उसका मानना था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। चलो उसके हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? इसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी कभी हिंदू, कभी मुस्लिम और अन्य जो है शासक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, जो है वर्गीकरण इतिहासकार ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। ठीक है दोस्तों, ये भी वर्गीकरण में ही समस्या है जो ऐसे सोचते हैं। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। दोस्तों आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे जो इतिहासकार थे इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि औपनिवेशिक जो है क्या होता है। तो हमारा अगला जो पॉइंट है, औपनिवेशिक क्या होता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीके में क्या बदलाव आए। दोस्तों, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक मेन पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम किस तरह जानते हैं? तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा अगला पॉइंट है, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। दोस्तों, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ठीक है, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार यानी आर्काइव उसमें कहा जाता था और संग्रहालय हो जैसे संस्थान भी बनाए गए। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी, सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग भी की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। दोस्तों, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसरॉय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। चलिए इसको पढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में इस इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण इत्यादि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अधिकृत रिकॉर्ड्स
से क्या पता नहीं चलता। चलिए पढ़ते हैं। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद में वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर कब, कहाँ और कैसे का। तो दोस्तों अगर वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट हैं, सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट इसका अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैं उदय भारती आपसे भी कई बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप वीडियो में बने रहें। अभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी इसका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है, चैप्टर पहला वह है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर भी लाएंगे और उसका भी क्वेश्चन आंसर इसी तरह से सीरीज हमारा चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।